टैक्स फ्रॉड क्या चीज़ है, वो कौन सी 8 चीज़ें हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो एफबीआर ये कहता है कि एज पर लॉ, एज पर कानून ये एक टैक्स फ्रॉड है। इसको कब ऐड किया गया था? क्या फेक इनपुट क्लेम करना भी टैक्स फ्रॉड है, या हम टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे तो ये भी टैक्स फ्रॉड है? इस तरीके से अगर हम फेक काउंट यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या टैक्स फ्रॉड है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टैक्स फ्रॉड के हवाले से इससे पहले जो इसकी डेफिनेशन थी कानून में वो डिफरेंट थी, और 2024 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड इस साल के बजट में जो इस साल की जो डेफिनेशन है टैक्स फ्रॉड की, उसमें 8 डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं। इससे पहले ये होता था कि अगर किसी वजह से हम कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करते थे तो एफबीआर ये कहता है या कानून ये कहता था कि आपको प्रूव करना है, मतलब एफबीआर को प्रूव करना है कि ये वाकई ही टैक्स फ्रॉड है। अब उन्होंने कुछ 8 तरह की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है जिसके ऊपर उसको ऐड कर दिया है कि अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो टैक्स फ्रॉड है। जो चीज़ें हमने अभी स्टडी करनी है उसको हम देखते हैं, और आप अपने बिजनेस में भी उसको देखें। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि इस पे बाइंग और सेलिंग करते हुए, यानी कोई चीज़ परचेज करते हुए और सेल करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप उस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। हालांकि आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन चूंकि हम उस तरह की चीज़ें उस तरीके से नहीं देख रहे होते तो हमारे ऊपर एक इशू आ सकता है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है इनवाइस विदाउट रजिस्ट्रेशन, यानी कि टैक्स में सेल टैक्स के अंदर आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ एनटीएन है और आप सेल टैक्स इनवाइस इशू कर रहे हैं, तो ये एक एफबीआर के मुताबिक ये एक तरह का फ्रॉड है। आप इस तरह की इनवाइस जो है वो इशू नहीं कर सकते। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एक गवर्नमेंट अदारे में हैं या आप किसी प्राइवेट अदारे में हैं, आप कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं और आपको चीज़ एक मिलती है 1 लाख रुपए की। आप उसको ये कहते हैं, वो अपने कैश मेमो पे या जो भी उनका इनवाइस का फॉर्मेट है उसके ऊपर लिख के आपको दे देते हैं कि जी आपने ये चीज़ें मेरे से ली हैं। आप उनको ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने आपको देना तो 1 लाख ही है, लेकिन आप एक काम करें कि आप इनवाइस इस तरीके से बना दें कि यहाँ पे आप 18% टैक्स लिख दें और यहाँ पे लिख दें कि वैल्यू विदाउट टैक्स, और टोटल 1 लाख ही बनता है। तो जिन लोगों को हम बता रहे होते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको कोई इस तरीके से आके कह दे और आप इस तरीके से लिख देंगे, तो आप अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ आपका एनटीएन है या इवन आपका एनटीएन भी नहीं है, तो आपको अगर कोई कहे कि आप इस तरीके से इनवाइस लिख दें तो आपने ये कभी काम नहीं करना। एफबीआर ये कहता है कि अगर इनवाइस के ऊपर आपने 18% सेपरेट लिख दिया और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये इनवाइस सही तरीके से इशू नहीं कर रहे, ये एक तरह का टैक्स फ्रॉड है। बाद में अगर वो बंदा जो चीजें आपसे ले रहा है किसी जगह पे इसको क्लेम कर ले, चैलेंज कर ले, किसी जगह पे कोर्ट कर दे और आप पता चले कि जी आप तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है जहां से चीजें ले रहे हैं, तो जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, कानून ये कहता है कि वो 18% या टैक्स की अमाउंट सेपरेट लिख ही नहीं सकता। तो ये आपने चीज याद रखनी है। अगर आपको कोई फोर्स करे कि इनवाइस पे आप इस तरीके से लिख दें, आपने नहीं लिखना जब तक कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक बड़ा कॉमन सा एक इशू है जो आजकल फेस कर रहे हैं लोग। हम नहीं उनको समझते, चीजें मेंशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट आता है सप्रेशन ऑफ सप्लाई। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल थी ना 1 महीने की, वो थी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख की। आपने क्या किया, उसको 1.8 मिलियन का शो कर दिया या 1 मिलियन का शो कर दिया, मतलब जो एक्चुअल में सप्लाई है वो शो नहीं की। तो यहां पे कानून ये कहता है कि जी अगर हमें पता चल गया कि आपकी सप्लाई ज्यादा थी और आपने कम शो की तो हम आपको पकड़ लेंगे। वो कैसे पकड़ेंगे कि नॉर्मली जो अब कानून है या एफबीआर है वो स्टॉक स्टेटमेंट लेना शुरू हो गए हैं। स्टॉक स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, आपने क्या परचेज की, यानी कि जो परचेज की मटेरियल परचेज किया, और आपने क्या कंज्यूम किया, और फिर वो आपको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक दें। अब इसके मुताबिक वो आपकी जो सेल वैल्यू है उसको असेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक पकड़ते हैं, परचेज पकड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। फिर ये कहते हैं भाई आपकी सेल तो ये होनी चाहिए थी, आपकी परचेज तो ये होनी चाहिए थी, इसके मुताबिक परचेज के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक ये वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं से कुछ आइडिया मिल जाता है कि आपने जो सेल है वो कम शो की है। वाइस वर्सा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वजह से आपकी कंप्लेन हो जाए कि जी ये जो सप्लाई है कम शो हो रही है, इसको आप देख लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये भी उन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया है कि जी अगर ऑडिट करते हुए हमें पता चल गया कि आपने ये काम किया हुआ, ये हरकत की हुई है,
तो हम आपके ऊपर इस कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है ना, वो ठीक नहीं है, वो आप क्लेम कर ही नहीं सकते थे। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि किन किन प्रोडक्ट्स का या किन किन सर्विसेज का किस किस मटेरियल का हम इनपुट ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हर वो चीज जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं या प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए यूज हो रही है, वो सारी की सारी चीजों का आप जो इनपुट टैक्स है वो ले सकते हैं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूं, अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी प्रोफेशनल्स से डिस्कशन होती है और हम वन बाय वन इन सारी जो इनपुट किन किन प्रोडक्ट्स का एक मैन्युफैक्चरर ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है, होलसेलर ले सकता है, रिटेलर ले सकता है, इसके ऊपर कभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक का हमारा पार्ट नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, तो वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए है और उसको बनाने के लिए आप मटेरियल परचेज करते हैं और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, मतलब आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, प्लांट रन कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल के बाद आपकी कुछ वहां पे फैक्ट्री के अंदर आपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं और वहां पे भी आपको एक इनवाइस मिल रही है जिसके ऊपर जीएसटी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद है कि स्टाफ वर्कर के लिए वहां पे एक कैंटीन है और जो चीजें आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि कोई यूटिलिटी बिल आ रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, एसएनजीपीएल हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि आप फ्यूल परचेज कर रहे हैं, वैसे तो अभी फ्यूल के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप फ्यूल भी परचेज कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और पैकिंग मटेरियल आप ले रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि भाई मैं सारी जगह पे, इसके अलावा इंश्योरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, कि क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि भाई इन सारी जगह पर मैं इनपुट टैक्स पे कर रहा हूं, मतलब मैंने सेल टैक्स इनवाइस ली है, कुछ जगह पे मैंने 18% पे किया है, कुछ जगह पे मैंने 15% पे किया है और कुछ जगह पे मैं 16% पे कर रहा हूं। मतलब ये फेडरल है, ये जो एसआरबी है या पीआरए, मैं टैक्स पे कर रहा हूं। अब सवाल ये ज़हन में आता है कि भाई ये सारे के सारा इनपुट है, जब मैं अपनी सप्लाई के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करूंगा तो मैं कौन सा इनपुट माइनस कर सकता हूं और उसमें कौन सा एडजस्ट कर सकता हूं। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा ले सकते हैं। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा इनपुट ले सकता हूं, कौन सा इनपुट नहीं ले सकता। तो इसके ऊपर मैं केस लॉ और ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है या हाई कोर्ट के जो डिसीजन है, वन बाय वन इन सारी जो मटेरियल्स हैं जिसका हम इनपुट ले सकते हैं या सारी इनवाइसेस हैं किन का इनपुट नहीं ले सकते, अगर हम ले सकते हैं तो क्यों ले सकते हैं, कभी सेपरेट कभी किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आज के लेक्चर के लिए आपने याद रखना है, कानून ये कहता है कि जी अगर आपने यहां में से इसमें से किसी का इनपुट लेके क्लेम कर लिया और बाद में हमने देखा कि भैया आप क्लेम नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे आपने टैक्स फ्रॉड किया, आपने टैक्स फ्रॉड किया है। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, इस तरीके से नहीं हो सकता कि एक आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं कि जी ठीक है आप नहीं ले सकते, आप हमें आज पे कर दें जो आपने पहले क्लेम किया हुआ है, लेकिन फ्रॉड नहीं है। बहरहाल उन्होंने इसमें ये चीज को ऐड कर दिया। फिर आता है उसी तरीके से कि आपने इनपुट नहीं लिया लेकिन आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी और कानून ये कहता है कि जी बाद में अगर हमने देखा भी कई ऐसी इनवाइसेस हैं जिसका जो इनपुट है आपको मिल ही नहीं सकता था, लेकिन आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपने हमारा टाइम जाया किया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये ऐसे नहीं हो सकता, हालांकि ये भी गलत है, मेरी और आपके ओपिनियन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं। अब एक टैक्स पेयर है, सालों से काम कर रहा है, उसके मुताबिक ये होना चाहिए, कानून के मुताबिक ये होना चाहिए। हम उसको दरमियान में एक डिसीजन मेकिंग पावर है, ट्रिब्यूनल है, कमिश्नर का डिसीजन है, कोर्ट है, वहां पे जाके डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप ठीक नहीं कर रहे। एक आपका और मेरा जो ओपिनियन है उसमें सम टाइम डिफरेंस आ सकता है। नॉर्मली मैं जब लेक्चर बनाता हूं आपके क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, उसके मैं आंसर डिफरेंट करता हूं, मैं सम टाइम एग्री होता हूं आपके क्वेश्चन आंसर पे, सम टाइम आप एग्री हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि जो हमारा कानून है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है, उस लाइन का मतलब आप भी सही ले रहे होंगे एक और एंगल से, मैं भी सही ले रहा हूंगा एक और डायरेक्शन से, तो हम दोनों को एग्री करना है, लॉजिक के मुताबिक दोनों हम चल रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं नहीं जी अगर आपने काम किया तो ये जनाब ये भी हम टैक्स फ्रॉड में इसको ले लेंगे। फिर ये पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर आपने 3 महीने तक टैक्स पे नहीं किया, अच्छा फिर ये पॉइंट आता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स है वो 3 माह तक पे नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं
कि आपका जो सेल टैक्स बनता है या इनकम टैक्स बनता है, कुछ भी बनता है, तो यहाँ पे पहले ये होता था कि भाई आप डिफॉल्ट सरचार्ज पे कर दें, जो डिले पेमेंट का सरचार्ज है वो 12% अभी रेट है, उसके मुताबिक आप पे कर दें। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की पेमेंट करनी थी और 3 माह आप पे कर रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई 12% करें, डिवाइडेड बाय 12 करें, मल्टीप्लाई 3 करके जो भी जुर्माना बनता है, सरचार्ज बनता है, आप जमा करवा दें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हम लेट जमा करवाते हैं तो साथ फाइन भी देते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं नहीं जी, अगर आपने जमा नहीं ना करवाया तो हम ये कहेंगे आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप हमें बता ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? आपके पास पैसे नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मसला तो ये है कि मैं अगर लेट कर रहा हूं तो मुझे फाइन होना चाहिए, ये मैं फ्रॉड थोड़ा कर रहा हूं, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें ये लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो सारी डेफिनेशन है ये चैलेंज होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही। जैसे जैसे ये एलिगेशन लगाएंगे, कहेंगे, नोटिस इशू करेंगे, जैसे जैसे ये चीजें जो है चैलेंज होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको वैसे एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आज एक लेक्चर में कि वहां पे एक शो का नोटिस इशू हुआ है जहां पे उन्होंने स्पेसिफिक ये वर्ड यूज किया फ्रॉड का, ये टैक्स फ्रॉड है। उसके बाद क्या आता है फेक अकाउंट। ये कहा गया है कि जी फेक अकाउंट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि हर वो अकाउंट जो आपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया ना, हम उसको ये कहेंगे फेक अकाउंट है, आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है ही नहीं है। अगर किसी वजह से गलती हो गई है, वहां पे रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आप टैक्स रिटर्न की प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस अकाउंट की बेस पे, तो फेक थोड़ी है वो वाला। तो ये भी एक चीज ठीक नहीं है। बहरहाल उनके मुताबिक ये भी है कि अगर हमने पकड़ लिया और आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो हम उसको अज्यूम करेंगे ये फेक अकाउंट है। फिर ये आता है कि कुछ मटेरियल अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जानबूझकर आग लगा दी, चोरी करवा दिया, कुछ भी हो गया, और बाद में अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्लेम किया तो हम ये भी अज्यूम करेंगे ये टैक्स फ्रॉड है। तो ये भी एक चीज उन्होंने ऐड कर ली। फिर आखिरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहते हैं कि कोई चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और कानून के अंदर उसकी एक कंफ्यूजन है, यानी कि हमें पता नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, कुछ भी हो सकता है, और आपने उसके ऊपर सही टैक्स चार्ज नहीं किया या आप परचेज करते हुए सही तरीके से टैक्स विदहरण नहीं किया, तो हम बाद में हमें पता चला कि भाई ये तरीके तो ये तो इंटेंशनली किया गया है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि आप इस चीज में इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है, इसके अंदर आप जिस मर्जी चीज को घुसा दें, ये आप प्रूव ही नहीं कर सकेंगे कि भाई ये चीज ठीक है। ये नहीं कि वो कहेंगे नहीं जी हमें तो आपने गलत किया है, कानून ये कह रहा है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्शन एक ही लाइन की 2-3 हो सकती हैं। बहरहाल ये सारी वो चीजें हैं जो इन्होंने बजट के अंदर ऐड की हैं। जो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट चैलेंज किया गया है वो मैं आपको एक कोर्ट के डिसीजन के साथ, इवन उसके ऊपर आईसीए का डिसीजन भी आ गया, इंट्रा कोर्ट का भी आ गया है, और शोकाज नोटिस को हाई कोर्ट का डिसीजन और आईसीए का डिसीजन, उसके साथ एक लेक्चर हम बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फ्रॉड का वर्ल्ड है ये चैलेंज किया गया है। इसको हम डिस्कशन करेंगे। इस सारे लेक्चर का जो पर्पज है वो ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब मैनेज कर रहे हैं, अगर आप एज ए कंसल्टेंट या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि अगर आपको कोई चीज का पता चला है या नहीं आई है या एक गलतुल आम हो चुकी है तो उसको हमें दूसरों को भी गाइड करना चाहिए, ताकि जब आप कोई चीज परचेज करें, किसी की पेमेंट करें या टैक्स को मैनेज कर रहे हो तो हमें पता हो कि सारी चीजें क्या चल रही हैं। यही रीजन है कि एफिडेविट का जो रूल है वो टैक्स रिटर्न में भी ऐड किया गया है, ताकि जो फ्रॉड की डेफिनेशन है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसका प्रॉपर फॉलोअप लिया जाए और इसके ऊपर एम्फेसिस किया जाए कि जी आप अगर नहीं करेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। ये हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह की थ्योरीज हैं जो चल रही है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें इंशाल्लाह चैलेंज होंगी और इसके ऊपर डिफरेंट तरह के डिसीजंस भी आएंगे। जो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा उस पे मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा एक प्रॉपर कि ये शोकाज नोटिस आया, कोर्ट ने क्या कहा और आईसीए का डिसीजन क्या आया और वो केस अभी कहां पे पेंडिंग है, तो इसके ऊपर हम भी डिस्कशन करेंगे। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए इसके ऊपर, ताकि हम एक दूसरे से हम सीख सकें और लर्निंग का जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।